अस्सलामुअलैकुम, आई वेलकम ऑल ऑफ यू बैक टू दिस ORCC 2.0। हम बेटा डिस्कशन कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में। हमने उस चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चंस को डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस सेशन। आज हम पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, वो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा गैल्वेनिक सेल, उसका वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो देखिए बेटा गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनमें हम क्या करवाते हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं। उस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी आएगी उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा बेटा, a device or cell that converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction। एक spontaneous redox reaction हो रहा है, वहां से जो chemical energy आएगी उसी को convert करेगा into electrical energy। ऐसे cells को हम नाम कहते हैं बेटा galvanic cells। galvanic cells के बहुत सारे examples हैं। उसका एक example है Daniell cell। Daniell cell is a type of a galvanic cell। तो galvanic cell में हम वो एक cell को हम बेटा ले रहे हैं जिसको हम Daniell cell कह रहे हैं। तो देखिए बेटा, तो पहला हमने डेफिनेशन समझा है कि डेफिनेशन क्या होता है। ये एक कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में ये कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और दूसरा हमने लिया बेटा कॉपर कंटेनर एक लिया, उसमें लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें हमने एक रॉड को डिप किया है जो जिंक का बना है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर रॉड को ही हमने डिप किया हुआ है। अब देखिए बेटा इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ द टू हाफ सेल्स। इसके दो हाफ सेल्स होते हैं। जो पहला वाला हाफ सेल होता है इसको बोलते हैं जिंक हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जो ये राइट वाला सेल होगा इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, प्लेस्ड इन है एक कंटेनर हमने लिया, उस कंटेनर में हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया और उसी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आपने एक जिंक रॉड रख दिया। इसको हम नाम बोलेंगे जिंक इलेक्ट्रोड, या तो इसको हम नाम बोलेंगे बेटा जिंक हाफ सेल, या तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। उसके बाद दूसरे साइड में एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में भी आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने एक कॉपर रॉड को डिप किया हुआ है, वो बनेगा इसका दूसरा हाफ सेल जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल। ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल है बेटा, इसमें ये वाला रॉड जो जिंक का बना है, ये वाला रॉड जो है ना ये बना है बेटा कॉपर का। अब देखिए इन दो रॉड्स को हमने एक्सटर्नली कनेक्ट किया, एक्सटर्नली कनेक्ट किया बेटा इन दो रॉड्स को। इन दो रॉड्स को जब हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, और बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा समझाऊंगा, तो एक्सटर्नली इनको कनेक्ट करते हैं बाय मींस ऑफ अ वोल्टमीटर, और वही दिखा है कि वोल्टमीटर का एक टर्मिनल जो होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, दूसरा टर्मिनल जो होगा वो नेगेटिव कहलाएगा, और उसी को यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिखा है। अब देखिए बेटा क्या है, अब ये जो सेल होगा इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स इन व्हिच अ मेटलिक इलेक्ट्रोड, एक मेटलिक इलेक्ट्रोड उसको डिप किया है इनटू इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और उसके अलावा क्या है, इसमें और एक चीज इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी जिसको हम नाम कहते हैं बेटा साल्ट ब्रिज। यहाँ पे बनाया हुआ है तो साल्ट ब्रिज कहते हैं, यू शेप्ड ट्यूब होगा ऐसे, ये साल्ट ब्रिज। These two half cells are connected to a voltmeter externally। इन दो हाफ सेल्स को हम एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे एक वोल्टमीटर को। कभी कभार ऐसा भी पॉसिबल होता है इन सम केसेस व्हेन बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर दोनों रॉड्स लेंगे जिंक और कॉपर, दोनों रॉड्स को आपने एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया, मतलब आपके पास दो कंटेनर नहीं है, एक ही कंटेनर है, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दोनों को एक ही में डिप किया, तब समटाइम्स ऐसा पॉसिबल होगा कि आपको साल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभार ऐसा हो सकता है, तो वैसे हम सेल को डिजाइन ऐसे करेंगे जिसमें साल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अभी वर्क कैसे करेंगे ये सब, वो वर्क कैसे करेंगे बेटा मैं यहां से दिखा रहा हूं। देखिए बेटा पहली बात क्या है, ये हमारा एक कंटेनर है, ये भी हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने लिया हुआ बेटा जिंक सल्फेट एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यहां पे लिया एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस वाले सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस होंगे, इसमें होंगे Zn+2 आयंस, और इसमें होंगे बेटा SO4-2 आयंस, इसमें होंगे SO4-2 आयंस। इस वाले कंटेनर में क्या होंगे, इसमें होंगे बेटा Cu+2 आयंस, और इसमें होंगे बेटा SO4-2 आयंस। अब इन दोनों कंटेनर्स में इसमें Zn+2 आयन भी है और SO4-2 भी आयंस भी है। जितने Zn+2 आयंस है उतने SO4-2 आयंस है। टोटल में जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लाइकवाइज यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन है उसमें Cu+2 आयंस भी है, SO4-2 भी है। जितने Cu+2 है उतने SO4-2 है। यहाँ से जो सॉल्यूशन बनेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो भी क्या बेटा न्यूट्रल। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में भी कोई नेट चार्ज नहीं, इस सॉल्यूशन में भी कोई नेट चार्ज नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम दोनों साइड में यहाँ पे कौन सा रॉड हमने डिप किया बेटा, ये जिंक रॉड हमने यहाँ पे डिप किया इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और यहाँ से हमने क्या किया कॉपर रॉड डिप किया इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखिए जो जिंक होता है ना बेटा, जिंक का जो एसआरपी वैल्यू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो होता है बेटा बराबर -0.76 वोल्ट, और जो कॉपर होता है इसका जो एसआरपी होता है, इसका एसआरपी होता है बेटा +0.34 वोल्ट। जिसका एसआरपी ज्यादा होगा
उस पे होता है रिडक्शन, जिसका एसआरपी कम होगा वहां पे होगा ऑक्सीडेशन। तो इसका एसआरपी कम है जिंक का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसका हम नाम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दैट विल एक्ट एज एनोड। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा इसका बेटा ये एक्ट करेगा एज एनोड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसआरपी है प्लस 0.34, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो यहाँ पे होगा बेटा रिडक्शन। तो जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम नाम कहते हैं बेटा कैथोड। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा, दिस इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज अ कैथोड, ये कैथोड का काम करेगा। अब देखिए बेटा दूसरी बात, सॉल्यूशन दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, यहाँ पे भी। अब जैसे ही सेल फंक्शन करने लगेगा तो ऑक्सीडेशन कहां पे हो जाएगा, अभी आपने बोला कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे, तो तब क्या होगा, ये जो जिंक रॉड होगा इसमें जो जिंक एटम्स होंगे उन जिंक एटम्स का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कहां पे होता है बेटा, एनोड पे होता है। एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड पे याद रखें, आपको पॉइंट वाइज ऐसे लिखना पड़ेगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा बेटा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा सच दैट कि आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख पाओगे। तो पहली बात है, तो हमें क्या लिखना है, नंबर 1 पॉइंट, एट एनोड क्या होगा बेटा, एट एनोड जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, Zn इज ऑक्सीडाइज्ड। जो जिंक होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑक्सीडाइज्ड टू कहां जाएगा बेटा, टू Zn+2 आयंस। Zn+2 आयंस जो जिंक होता है वो कन्वर्ट होगा Zn+2 आयंस। तो इस कंटेनर इस रॉड में जो जिंक के एटम्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा वो जिंक वाले जो आयंस होंगे Zn+2, वो Zn+2 आयंस जो होंगे वो कहां जाएंगे बेटा, वो जाएंगे सॉल्यूशन में। Zn+2 आयंस विल एंटर इनटू द सॉल्यूशन। अब जिंक तो सॉल्यूशन में जाएगा, तो इसमें क्या होगा प्रोसेस बेटा, देखिए Zn जो सॉलिड स्टेट में, Zn सॉलिड का मतलब है इस रॉड के जो जिंक एटम्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या बनेगा बेटा, एक तो बनेगा Zn+2 एक्वस, और उसके अलावा क्या होगा, यहां से निकलेंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Zn+2 है ये कहां पे गए, सॉल्यूशन में। जो अब इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्यूमुलेट होंगे ऑन द रॉड। तो रॉड पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा बेटा, रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्जड। तो ये वाला रॉड जो होगा ये क्या बनेगा, नेगेटिवली चार्जड। इसलिए इस रॉड को हम लिखते हैं बेटा, इसकी जो पोलैरिटी होगी वो क्या, नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए बेटा यहां से इस रॉड पे देखिए, इसमें यहीं पे दिखाया ना बेटा नेगेटिव मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये एनोड इलेक्ट्रोड होगा। तो इलेक्ट्रोड जो ये वाली सेल है ना बेटा, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है उसकी जो पोलैरिटी होती है वो नेगेटिव होती है, इट्स इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड। तो इसको मैं नेगेटिव साइन दिखाऊंगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेटा, बताओ ये जिंक, जब ये जिंक जाएंगे बेटा सॉल्यूशन में, जिंक जाएंगे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में कौन कौन आयन था, Zn+2 आयन और SO4-2 आयन। तो विद टाइम क्या होगा, इस सॉल्यूशन में जो जिंक आयंस का नंबर होगा क्या वो बढ़ेगा या कम होगा, जिंक आयंस का नंबर बढ़ेगा। और विद टाइम क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन बनेगा विद टाइम पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो सॉल्यूशन होगा जिंक कंटेनर में, इसमें जिंक आयंस की एंट्री की वजह से ये सॉल्यूशन विद टाइम जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा और इस सॉल्यूशन बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा। इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कहां जाएगा बेटा, वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू पहुंचेगा अप टू अदर इलेक्ट्रोड, जिसको हमने नाम बोला बेटा कैथोड। अब कैथोड पे क्या होगा, सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है बेटा Cu+2 आयंस, इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है बेटा Cu+2 आयंस। ये जो Cu+2 आयन होगा ये कहां जाएगा, ये जाएगा टुवर्ड्स कैथोड। जब ये टुवर्ड्स कैथोड जाएगा तो तब क्या होगा, टुवर्ड्स कैथोड, याद रखेंगे बेटा। कैथोड पे क्या होगा, तो नंबर 2 पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, एट कैथोड क्या होगा बेटा, एट कैथोड Copper+2 आयंस आर रिड्यूस्ड। जो Copper+2 आयंस होंगे वो क्या होंगे, दे आर reduced to metallic copper। तो जो Copper+2 आयंस होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे टू मेटलिक कॉपर। तब उसका जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या होगा, Cu+2, मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा एक्वस। Cu+2 एक्वस क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, जो एनोड से इलेक्ट्रॉन आएंगे एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो पहुंचेंगे कैथोड तक, वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बेटा, कॉपर लेगा। तो कॉपर जो होगा वो कन्वर्ट होगा इनटू सॉलिड। तो ये जो Cu+2 होगा ये यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन। तो तब ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा, इस इलेक्ट्रोड की जो पोलैरिटी होनी चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी। अब देखिए बेटा इस पे क्या होगा, जो कॉपर मेटल होगा वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर मेटल इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द रॉड। लाइकवाइज जो जिंक होगा क्या वो डिपॉजिट होगा, लिबरेट होगा, जिंक तो लिबरेट होगा। अब इस सॉल्यूशन में पहले Copper+2 आयंस भी थे, वो सल्फेट आयंस भी थे। अगर Copper+2 भी था, सल्फेट आयंस भी थे,
दोनों का नंबर क्या था, बराबर। सोल्यूशन टोटल में क्या था, वो तो न्यूट्रल था बेटा। तो अगर सोल्यूशन टोटल में न्यूट्रल था, सोल्यूशन न्यूट्रल था, अब इसमें से Cu+2 आयन आप बाहर निकाल रहे हैं। वो Cu+2 आयन कहां जा रहा है, वो इस रॉड पे जम रहे हैं। लेकिन न्यूट्रल कॉपर आयंस, न्यूट्रल कॉपर एटम्स वो जम रहे हैं। तो अगर वो इस पे जम रहे हैं ना, तो वो न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सोल्यूशन में किसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा, सल्फेट आयंस का, SO4-2 आयंस का। देखिए अगर इसमें 100 होते, ये भी 100 होते, इन 100 में से 50 गए, वो न्यूट्रलाइज हो गए। अब कैटायन कितने बच गए, 50, एनायन कितना है, 100। ज्यादा नेगेटिव है पॉजिटिव, ज्यादा नेगेटिव है, तो ये सॉल्यूशन जो होगा, ये विद टाइम चार्ज कौन सा एक्यूमुलेट करेगा, दिस सॉल्यूशन विद टाइम एक्यूमुलेट्स विद चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और जब दोनों साइड से चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इस साइड में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, उससे क्या होगा, उससे जो करंट होगी वो रुक जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने का जो रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, वहां पे रिडक्शन होने का जो रेट होगा वो इनकी डिक्रीज हो जाएगा। ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज जो सेल होगा वो फंक्शन करना स्टॉप करेगा। करंट बाहर से फ्लो हो रहा था, आपको बाहर से करंट तो मिलेगा, पोटेंशियल तो आपको मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही चार्ज एक्यूमुलेशन होगा, अब बाहर से आपको पोटेंशियल भी नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि ये सेल ऑपरेट हो जाए, ये सेल चले और चले। अब ये सेल कैसे चलेगा, आपको इस जिंक वाले कंटेनर में, आपको इस वाले कंटेनर में ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, उस पॉजिटिव चार्ज को आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, खत्म करना है पॉजिटिव चार्ज। लाइकवाइज उस वाले साइड में क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को खत्म करना है। अब लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज और राइट साइड में कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसको हम खत्म कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं बेटा एक ब्रिज, जिस ब्रिज को हम नाम कहते हैं साल्ट ब्रिज। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये वाला देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा है ना साल्ट ब्रिज। इस साल्ट ब्रिज इन दोनों सेल्स में डुबा के है, इन्वर्ट करके डुबा के, इसमें भी डुबा के, इसमें भी डुबा के, एक लेम इसका। अब ये साल्ट ब्रिज क्या होता है बेटा, इस साल्ट ब्रिज में होता है बेटा थिक पेस्ट, इसमें होता है बेटा थिक पेस्ट। लेकिन किसका थिक पेस्ट होता है, ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का थिक पेस्ट होता है, मगर किस में होता है बेटा, इन अगर अगर में थिक पेस्ट बनाया होता है, थिक पेस्ट। अब वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, KCl होगा, लाइकवाइज KNO3 ले सकते हैं हम। तो ये वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये यूज करते हैं हम इसमें इन द साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है। साल्ट ब्रिज में जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, उसके जो आयन्स होंगे, वो आयन्स किसी भी आयन के साथ रिएक्शन नहीं करने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो इनर्ट होना चाहिए। तो आयन के साथ रिएक्शन ना तो इस सॉल्यूशन इस वाले कंटेनर के आयन्स के साथ, ना तो इस वाले कंटेनर के आयन्स के साथ रिएक्शन करना चाहिए, ना इस वाले कंटेनर के आयन्स के साथ रिएक्शन करना चाहिए, ना खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हम किसका यूज करते हैं बेटा, यहाँ पे यूज करते हैं बेटा किसका, साल्ट ब्रिज का हम यहाँ पे यूज करते हैं। किसमें हेल्प करेगा वो, कि दोनों साइड में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाए। उससे क्या होगा, सेल और ऑपरेट करेगा और आपको और पोटेंशियल बाहर से मिलता रहेगा। अब देखिए बेटा क्या, अब इसमें हम साल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। तो साल्ट ब्रिज जब हम इसमें यूज करेंगे, साल्ट ब्रिज समझ लेना बेटा। साल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप ट्यूब आपको लेना है, यू शेप ट्यूब आपको लेना है बेटा। देखिए साल्ट ब्रिज क्या है, आपको एक यू शेप ट्यूब लेना है। वो यू शेप ट्यूब हम ऐसे लेंगे बेटा, देखिए बेटा मैं एक यू शेप ट्यूब लूंगा, ऐसे हम एक यू शेप ट्यूब लेते हैं बेटा। ये लिया एक यू शेप ट्यूब, इस यू शेप ट्यूब में होगा थिक पेस्ट ऑफ एक इलेक्ट्रोलाइट का थिक पेस्ट होगा, किसके साथ, इन अगर ये आपने लिया बेटा साल्ट ब्रिज, ये हमने कनेक्ट कर दिया बेटा। इसमें कौन सा ब्रिज, साल्ट ब्रिज। इस साल्ट ब्रिज में कौन सा आयन है, मैंने बोला था इसमें KCl यूज कर सकते हैं। तो इसमें आयन्स होंगे K+ और Cl- आयन्स होंगे। तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, इसमें Cl- है, इसमें K+ आयन है। और साल्ट ब्रिज के ये वाले जो आयन्स होंगे, जैसे हम इसमें साल्ट ब्रिज यूज करेंगे, ये Cl- यहां जाएगा, Cl- यहां जाके क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और ये K+ जो होगा ये यहां जाके किसको न्यूट्रलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। इससे दोनों हाफ सेल्स की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी वो मेंटेन रहेगी, वो सेल आपको पोटेंशियल कंटीन्यूअसली देता रहेगा विदाउट एक्यूमुलेशन ऑफ एनी चार्ज ऑन आइदर ऑफ द हाफ सेल्स, कहीं एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो इसमें जो रिएक्शन होगा, पहले कौन सा रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखा था, ऑक्सीडेशन हमने लिखा था बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ये कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। अब आपको लिखना है कि टोटल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। देखिए बेटा ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन हम लिखते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, और देखिए इन दो हाफ सेल्स को देखिए बेटा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है। इन दो हाफ सेल्स को कंबाइन करिए आप। अब लिखेंगे जिंक, यहां पे लिखेंगे सॉलिड, प्लस लिखेंगे हम बेटा कॉपर +2, इसको लिखेंगे यहाँ पे एक्वस, कॉपर +2 एक्वस।
इलेक्ट्रॉन्स दो कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बेटा Zn+2 एक्वस, और मिलेगा आपको बेटा कॉपर, लेकिन कॉपर मिलेगा आपको सॉलिड, तो कॉपर सॉलिड मिलेगा आपको यहाँ पे। देखिए बेटा ये हमारा बनेगा इसका नेट सेल रिएक्शन, हमारा ये बनेगा हमारा नेट सेल रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो ये बना लिया हमने नेट सेल रिएक्शन, ये बनेगा हमारा। तो अगर ये नेट सेल रिएक्शन हो गया, इस सेल रिएक्शन में आप ध्यान से सुनिए बेटा, क्या है जो जिंक हो रहा है, जिंक कहां से जा रहा है, Zn0 से जा रहा है Zn+2, तो जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर क्या हो रहा है रिडक्शन। तो मैं लिखूंगा जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो कॉपर होगा, कॉपर क्या होगा, कॉपर इज रिड्यूस्ड, जो कॉपर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, तो विद टाइम होगा क्या बेटा, विद टाइम यहां से कॉपर, यहां से जिंक निकलेगा और वहां पे कॉपर क्या होगा डिपॉजिट होता जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड की जो थिकनेस होगी, ये वाले इलेक्ट्रोड की जो थिकनेस होगी वो विद टाइम क्या हो जाएगी, वो तो कम हो जाएगी, इसकी थिकनेस डिक्रीज करेगी विद टाइम। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा इसकी जो थिकनेस होगी वो विद टाइम क्या करेगा, वो तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे बेटा ये सेल फंक्शन ऐसे ही करता है, इसमें साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है बेटा, साल्ट ब्रिज का, वो आप यहां से देखिए बेटा फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज क्या होते हैं। साल्ट ब्रिज मेंटेन करता है बेटा क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू हाफ सेल्स। टू हाफ सेल्स में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। नंबर सेकंड, a salt bridge acts as an electrical connection between the two half cells। जो ये दो हाफ सेल्स है बेटा, इन दो हाफ सेल्स में साल्ट ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या होता है, दोनों हाफ सेल्स में न्यूट्रलाइजेशन होता है। देखिए बेटा उसके बाद क्या लिखा है, a salt bridge prevents the diffusion of solution from one half cell to the other। साल्ट ब्रिज की वजह से क्या होता है, इस सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ नहीं जाते, इस सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ नहीं जाते हैं। इसके अलावा और एक पॉइंट याद रखेंगे, साल्ट ब्रिज किस चीज को मिनिमाइज करता है या प्रिवेंट करता है, उसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वो पोटेंशियल होता है जब किसी सरफेस के अराउंड आयंस का जो माइग्रेटरी पावर होगा वो डिफरेंट होगा, तो उस वक्त एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, दैट्स कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। साल्ट ब्रिज में जो आयंस होते हैं उनकी जो मोबिलिटी होती है वो सेम होती है, इसलिए लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वहां पे क्रिएट नहीं होगा, और अगर होगा भी होगा वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट में होगा वो, तो हम यूजुअली कहते हैं कि इट प्रिवेंट करेगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे आपको साल्ट ब्रिज बना हुआ एक यू शेप्ड ट्यूब होता है ऐसे, तो ऐसे इसको इन्वर्ट करके डालते हैं बेटा किसमें, हाफ सेल में। उसके अलावा याद रखें हाफ सेल्स में, देखिए बेटा उसके अलावा इस सेल का जो सेल पोटेंशियल होगा, वो सेल पोटेंशियल कितना होगा, उसको हम बोलते हैं बेटा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल याद रखेंगे, जो ये वाला सेल होता है इसका जो ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल जो होता है बेटा, ई नॉट सेल होता है इसका बेटा 1.10 वोल्ट, इसको हम नाम बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड ईएमएफ। डैनियल सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है वो होता है बराबर 1.10। अब ये 1.10 कैसे निकाला होगा, देखो बेटा ई नॉट सेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस क्या करते हैं बेटा, ई नॉट ऑफ एनोड। तो ई नॉट ऑफ कैथोड अगर आप निकालेंगे, ई नॉट ऑफ कैथोड कितना है, प्लस 0.34 माइनस क्या करेंगे, ई नॉट ऑफ एनोड दैट्स इक्वल टू माइनस 0.76। इन दो को सम करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 1.10 वोल्ट। तो ये निकलेगा इसका ईएमएफ। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले इसका डेफिनेशन क्या, दूसरा ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके बाद आपको डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको बेटा ऐसे बनाना है, साल्ट ब्रिज दिखाना है, एनोड कैथोड सब दिखाना है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सब कुछ दिखाना है। आपका एनोड पे लिखना है, कैथोड पे क्या होगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ई नॉट सेल कितना होगा, और उसके अलावा अब साल्ट ब्रिज तो यूज किया है, साल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या है वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये था बेटा हमारा किसका, डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में हमने एक एग्जांपल लिया था डैनियल सेल। इस गैल्वेनिक सेल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए बेटा ये तो हो गया पहली बात। देखिए बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा नर्नस्ट इक्वेशन क्या होता है। नर्नस्ट इक्वेशन अगर हमें डेरिवेशन आएगा इसका तो डेरिवेशन क्या होगा। पहली बात मैं ये बताऊंगा कि नर्नस्ट इक्वेशन से हम निकालते क्या बेटा। देखो नर्नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिस इक्वेशन से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं या किसी भी गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, फिर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो या स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हो, हम निकाल सकते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना होगा उसके लिए एक फॉर्मूला है, ई नॉट ऑफ कैथोड इज इक्वल टू ई नॉट सेल, मैंने अभी बताया था बेटा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। यूजुअली हम इससे निकालते हैं, लेकिन हम नर्नस्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो नर्नस्ट इक्वेशन आप याद रखेंगे बेटा, ऐसा एक इक्वेशन जिससे हम एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं या एक गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वैल्यूज निकालने उसके लिए हमें काम आएगा बेटा नर्नस्ट इक्वेशन। अब अगर आपको इसके क्या निकालना होगा बेटा,
इसे हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज यूज, दिस इक्वेशन इज यूज किसके लिए काम आएगा बेटा, दिस इक्वेशन इज यूज्ड to calculate the electrode potential, the electrode potential of an electrode, electrode potential of an electrode, electrode potential of an electrode, or EMF, electromotive force of a galvanic cell, or of a galvanic cell under given conditions, under given conditions, under given condition। दो चीजें याद रखेंगे। पहली बात, क्या इससे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड निकाल सकते हैं, या तो ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल निकाल सकते हैं अंडर गिवन कंडीशंस। तो इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को आपको डिराइव अगर करना होगा तो डेरिवेशन कैसे करना है इसका, डेरिवेशन आसान है, पूरा अच्छे से आप याद रखेंगे। देखिए डेरिवेशन कैसे है, आपने एक इक्वेशन पहले आपको याद रखनी है। इक्वेशन है डेल्टा जी जो होता है वो होता है बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी, फिर उसके बाद लिखते हैं बेटा लॉग ऑफ क्यू। ऐसा हम इक्वेशन लिखते हैं। ये 11th क्लास की इक्वेशन है, 11th क्लास के थर्मोडायनामिक चैप्टर में इक्वेशन लिखा है। यार हमें वहां नहीं जाना है, इक्वेशन याद रखना है। हमें एक चीज पता होता है बेटा, क्या वी नो कि जो डेल्टा जी होता है वो किसके बराबर होता है, वी नो डेल्टा जी इज इक्वल, यहाँ पे दो डेल्टा जी है, क्या डेल्टा जी दूसरा डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी किसके बराबर होता है बराबर माइनस एन एफ ई, ये होता है बेटा। ये वाला जो ई है ना, ये या तो ई सेल होगा, या तो लिखेंगे ई नॉट सेल, या तो लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, ई लिख दे यहाँ तक। अब देखो बेटा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल में यहाँ पे लिखूंगा बेटा, अगर ये डेल्टा जी नॉट लिखेंगे, अगर यहाँ पे नॉट लिखेंगे, यहाँ ईएमएफ को भी नॉट लगाना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा माइनस एन एफ ई सेल। यहाँ पे क्या लिखा बेटा डेल्टा जी, मैंने लिखा डेल्टा जी के बदले माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट के बदले क्या लिखूंगा मैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा प्लस, अब देखिए प्लस, अब आपको प्लस लिखना है, क्या लिखेंगे 2.303, उसके बाद लिखेंगे RT, उसके बाद लिखेंगे log ऑफ Q। ये हो गया यहाँ तक। देखो बेटा इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इसको बोथ साइड से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय माइनस NF, दोनों साइड से किससे डिवाइड करेंगे बेटा, माइनस NF से। अगर डिवाइड करेंगे दोनों साइड से माइनस NF, अब देखिए क्या बनेगा बेटा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना माइनस NF कटेगा, माइनस NF कटेगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा बेटा, एक तो बचेगा E सेल बचेगा, इट्स इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, E नॉट सेल, और उसके बाद क्या आएगा, अब इसको डिवाइड करूंगा माइनस NF, प्लस माइनस बनेगा माइनस, बनेगा माइनस 2.303 RT, डिवाइड क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे NF को लिखेंगे बेटा log ऑफ Q। अगर मैं इसको लूंगा टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर कंडीशन लेंगे एट T इज इक्वल टू, अगर टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, इसको आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखेंगे E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल लिख दिया, तो फिर क्या करेंगे माइनस 2.303, R का वैल्यू भी रख देंगे, T का वैल्यू भी, F का वैल्यू भी रख देंगे, तो आएगा 0.0591, डिवाइड कर लेंगे बेटा N, उसके बाद लिखेंगे log ऑफ Q के बराबर लिखेंगे इसको, ये बनेगा बेटा उस टाइम पे हमारा इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, दिस इक्वेशन इज द नर्मस्ट इक्वेशन। E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon N, उसके बाद क्या लिखना बेटा log of Q। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अगर नर्मस्ट इक्वेशन को डिराइव आपको पूछा जाएगा, इसको डिराइव करके दीजिए। अगर ये पूछा जाएगा इससे निकाल क्या सकते हैं आप, याद रखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड या EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल अंडर गिवन कंडीशंस, वो हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा नर्मस्ट इक्वेशन। और इस नर्मस्ट इक्वेशन में अगर ये पूछा जाएगा कि क्यू क्या है, ये क्यू याद रखना बेटा, क्यू का मतलब होता है यहाँ पे, क्यू एक्चुअली मींस रिएक्शन कोशेंट। ये जो क्यू होता है इसका मतलब होता है बेटा रिएक्शन कोशेंट। हमें रिएक्शन कोशेंट तो नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन याद रखना क्यू इज रिएक्शन कोशेंट। आर हो गया गैस कांस्टेंट, टी इज टेंपरेचर इन केल्विन। चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो क्या कहते हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो हमारे पास वो बेटा एक नहीं वो दो है। वो दो लॉज क्या है, हम उस बात को पहले समझते हैं। देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, मैंने एक कंटेनर बेटा ऐसे लिया जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे बेटा। देखिए ऐसे एक कंटेनर हम बनाएंगे जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। ये बना लिया हमने एक कंटेनर, इस कंटेनर में हम दो रॉड्स को डिप कर रहे हैं बेटा, दो रॉड्स को हम यहाँ पे डिप करेंगे ऐसे।
रॉड्स को इसमें डिप करेंगे जिनको नाम हम बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोड्स। दो रॉड्स को डिप करेंगे जिनका नाम होगा बेटा इलेक्ट्रोड्स। दो रॉड्स को डिप किया जिनको नाम कहेंगे हम इलेक्ट्रोड्स। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहां से इनको एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे ऐसे। एक्सटर्नली मैं दोनों को कनेक्ट कर लेता हूं। यहां से मैं एक बैटरी ले लूंगा बेटा, यहां से एक्सटर्नली बैटरी कनेक्ट करेंगे ऐसे। देखो बेटा यहां से बैटरी कनेक्ट कर ली ऐसे। एक डीसी सोर्स होगा बेटा, डीसी सोर्स। इसको पॉजिटिव टर्मिनल दिखाया हमने और इसको दिखाया बेटा हमने नेगेटिव टर्मिनल। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स है। आपको क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर इसमें आपको दो चीजें लेना है। आपको एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इसमें आपको लेना है बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट जो आप लेंगे वो होना चाहे या तो मोल्टन स्टेट में या तो होना चाहे बेटा वो एक्वस स्टेट में। मोल्टन और एक्वस स्टेट में आपको एक इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने मोल्टन या एक्वस स्टेट में ले लिया बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा, ये वाला, इसको हम नाम बोलेंगे बेटा एनोड और इसकी पोलैरिटी होगी पॉजिटिव। क्योंकि ये वाला सेल जो होगा ना बेटा, इस सेल को हम नाम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको नाम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आप कंफ्यूज मत होना कि सर अभी आपने एनोड को नेगेटिव लिखा, वो था गैल्वेनिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें एनोड की पोलैरिटी पॉजिटिव होती है। वो जो कैथोड होता है, कैथोड की पोलैरिटी जो होगी वो क्या होगी बेटा, वो होगी नेगेटिव। अब देखिए बेटा क्या, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ना, पहला वाला इलेक्ट्रोड, इसमें पहले वाले इलेक्ट्रोड की जो पोलैरिटी होगी वो होगी बेटा पॉजिटिव। तो ये इसकी पोलैरिटी है बेटा पॉजिटिव, लिया हमने पॉजिटिव। इसकी पोलैरिटी जो होगी वो क्या होगी बेटा, वो होगी बेटा इसमें नेगेटिव। अब देखिए इसको नाम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें क्या क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जो कंटेनर में रखा है। और इन दो इलेक्ट्रोड्स को बाहर से किया एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो ये हमारा बनेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आपको पढ़ने हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब आप इस सेल को ऑपरेट करेंगे ना, तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट्स कहां पे मिलेंगे, एनोड पे भी प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पे भी प्रोडक्ट मिलेगा, वो समटाइम्स आपको सॉल्यूशन में भी कुछ प्रोडक्ट बचेगा। तो जो प्रोडक्ट्स आपको एनोड पे मिलेंगे, जो प्रोडक्ट आपको कैथोड पे मिलेगा, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस उन्हीं के बारे में है। जो कैथोड पे या एनोड पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, गैस मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, उन्हीं के बारे में कौन कह रहा है बेटा, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब इसके दो लॉज होते हैं, एक को मैं लेंगे हम, उसको कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ और दूसरे को कहते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। तो इसके होते हैं टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके हैं बेटा दो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो पहला वाला लॉ है उसको हम बोलेंगे बेटा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। लेट्स अज्यूम कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनोड पे, लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल कि एनोड पे कोई सबस्टेंस या कोई गैस निकल रहा है, कोई गैस एक्स मान लीजिए निकल रहा है। या अगर हम गैस एक्स नहीं मानेंगे, मैं मानूंगा कि यहाँ पे कोई सबस्टेंस है जो डिपॉजिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब जो सबस्टेंस डिपॉजिट हो रहा है, या कैथोड पे कोई सबस्टेंस निकल रहा है, या कैथोड पे कोई सबस्टेंस बेटा डिपॉजिट हो रहा है। लेट्स अज्यूम कि कोई सबस्टेंस है जो किसी इलेक्ट्रोड पे, या तो एनोड पे या तो कैथोड पे, वो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, गैस से लिबरेट होगा। तो अब वो जो सबस्टेंस होगा जो डिपॉजिट हो रहा है या वो जो लिबरेट हो रहा है, वो जो भी सबस्टेंस होगा, उसका जो मास होगा ना डिपॉजिट लिबरेट, उसको मैं W से दिखाऊंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस इलेक्ट्रोड पे, इस वाले इलेक्ट्रोड पे कितना सबस्टेंस ये डिपॉजिट हो रहा है या कितना सबस्टेंस ये लिबरेट हो रहा है, वो जो सबस्टेंस का मास होगा उस मास को मैं लिखूंगा बेटा W से। उसको मैं क्या लिखूंगा, W से। लेकिन ये W जो होगा ये होगा मास ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम। अब फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि ये सबस्टेंस का कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, ये ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है वो हो रहा है Q के बराबर। तो ये जो W होगा ना, कितना डिपॉजिट होगा, कितना लिबरेट होगा, ये ऑलवेज डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो क्या कहता है कि W is the amount of substance deposited or liberated at an electrode. It is directly proportional to the quantity of charge flowing through the electrolytic cell. इसमें कितना चार्ज फ्लो होगा, ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या कहता है, the amount of substance deposited or liberated, the amount of substance deposited or liberated, substance deposited or liberated at an electrode
एट एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या क्या होगा, लिबरेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड एग्जाम में सिर्फ लिखेंगे बेटा डेफिनेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, to the quantity of charge flowing through the cell, quantity of charge flowing through the cell, flowing through the cell, कितना चार्ज फ्लो होगा उस पर डिपेंड करेगा। उसी को हम लिखते हैं कि बेटा जो W होगा, W in gram, mass of the substance in gram, it is directly proportional to the Q, that is the quantity of charge flowing through the cell। अगर W किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, Q के प्रोपोर्शनल, मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूं बेटा, W is proportional to Q, देखिए बेटा क्या, मैं उसको एक बार देख लेता हूं। हाँ देखो बेटा क्या, W जो है ना बेटा, W इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मैं इसको सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकता हूं, W इज इक्वल, मैं यहां पे लिखूंगा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको लिखेंगे Z इनटू Q। ये जो Z होता है बेटा, ज्यादा याद रखना, इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लेकिन इसको हम नाम यहां पे पढ़ते हैं, याद रखना बेटा, इसको हम नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको नाम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये भी लास्ट में हमें डिफाइन करना होगा, इसको हम नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है उसी का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको नाम बोलते हैं Z। तो मैं लिखूंगा W इज इक्वल टू Z, आपको याद है ना बेटा Q क्या होता है, चार्ज, चार्ज किसके बराबर होता है, क्वांटिटी ऑफ करंट कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकंड्स फॉर करंट फ्लोज, तो हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू I इनटू T, हम लिखेंगे I इनटू T। अब देखिए W इज इक्वल टू Z इनटू I इनटू T, इफ I इज इक्वल टू, अगर I का वैल्यू होगा बेटा I इज इक्वल टू 1 एंपियर एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, अगर करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, 1 एंपियर करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए, अगर इस पूरी सर्किट में करंट फ्लो होगा बेटा 1 एंपियर और कितने टाइम के लिए, फॉर 1 सेकंड, तब जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 1 कूलम, तो 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा होगा उस टाइम पे, तो हम लिखेंगे इफ I इज इक्वल टू 1 एंपियर एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, देन W जो होगा, W किसके बराबर आएगा, W इज इक्वल टू Z, तो W आएगा Z के बराबर। अब Z क्या होता है वो आपको याद रखना, Z ही है ना बेटा फिर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, Z ही है कितना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या तो डिपॉजिट होगा या तो लिबरेट होगा, जब करंट कितना फ्लो होगा 1 एंपियर, कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो हम लिखेंगे 10 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, 10 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा is the mass of the substance, is the mass of the substance, is the mass of the, is equal to the mass of the substance, is equal to the, is equal to the लिखेंगे बेटा, is equal to the mass of substance, to the mass of substance deposited or liberated, mass of substance deposited or liberated, जो सब्सटेंस का मास डिपॉजिट होगा या क्या होगा, लिबरेट, मैंने करंट ऑफ 1 एंपियर, मैंने करंट ऑफ 1 एंपियर, करंट ऑफ 1 एंपियर फ्लोज फॉर 1 सेकंड, फ्लोज फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए करंट फ्लो होना चाहिए, देन इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट। तो क्या याद रखा आपने, क्या कहता है फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि कितना सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का कितना मास जो होगा वो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वो ऑलवेज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल, जितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो होगा उतना क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट। फिर हमने लिखा W इज इक्वल टू Z इनटू Q, Z को बोला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको क्या नाम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड। W किसके बराबर आएगा, Z इनटू I इनटू T, अगर करंट 1 एंपियर होगा, टाइम 1 सेकंड होगा, W इज इक्वल टू Z, फिर आपने Z को डिफाइन किया, तो ऐसे आपको लिखना है फैराडेज फर्स्ट लॉ। देखिए बेटा अगर आपको फैराडेज सेकंड लॉ लिखना पड़ेगा तो सेकंड लॉ कैसे डिफाइन करना होगा, देखिए सेकंड लॉ कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आप सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, एक सेल में आपने बहुत सारे सेल्स ऐसे लिए, यहाँ पे आपने एक सेल बनाया, मतलब आपने एक सेल लिया, दूसरा सेल लिया, तीसरा सेल लिया, चौथा सेल लिया, हर एक में आपने सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो करवाया। अब सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपकी मर्जी है, आप अलग अलग से फ्लो कराओ या इन सबको सीरीज में कनेक्ट करके एक ही बैटरी लगाओ, तब भी सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो होगा। अगर आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो करवा रहे हैं तो तब जो उन
उन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में मास ऑफ सब्सटेंस या डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वो ऑलवेज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। याद रखना, अगर आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पास कराओगे तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, लेकिन कंडीशन है कि सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करवाना है। या तो अलग अलग से करो, मर्जी आपकी, या तो उनको सीरीज में कनेक्ट करके एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, तब भी उनमें सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो होगा। तब जो वहां पे मास ऑफ सब्सटेंस या डिपॉजिट होगा या क्या होगा, लिबरेट होगा, वो ऑलवेज उसके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल ही होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे? फैराडेज सेकंड लॉ, वी राइट इट लाइक दिस, फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहता है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? क्या बोलता है बेटा? द मास व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, when same quantity of charge flows through different electrolytic cells, quantity of charge flows through different electrolytic cells, through different electrolytic cells, then the amount of substance, deposited or liberated, substance deposited or liberated is directly proportional, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, directly proportional to their equivalent masses, to their equivalent weights या equivalent masses, to their equivalent masses। देखो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज, मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, दैट इज, अगर मैं लिखूंगा बेटा W ऑफ मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, मुझे लिखना होगा बेटा मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, मास ऑफ जिंक कितना डिपॉजिट हो गया एट एन इलेक्ट्रोड, मैं इसको सीधे लिखूंगा मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, मैं ऐसे लिखूंगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। अगर मुझे लिखना होगा लाइकवाइज मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, लेट्स अज्यूम कि दूसरे इलेक्ट्रोड में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। अगर मैं दोनों को एक साथ लूंगा, आई विल राइट वेट ऑफ जिंक कितना डिपॉजिट होगा और डिवाइड करूंगा वेट ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, तो मैं इसको बीच में डालूंगा इक्वालिटी साइन। क्यों इक्वालिटी साइन? यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो आई विल राइट इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, यहाँ पे लिखूंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, यहाँ पे लिखेंगे हम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। या जिंक कॉपर लिखना जरूरी नहीं है, यू कैन टेक एनी अदर सब्सटेंस। आपने लिया फॉर एग्जांपल क्रोमियम एंड सिल्वर, आपने लिया ए और बी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट आपको इतना ही लिखना है, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, तब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, लिबरेट होगा, वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। ये आपका बेटा फैराडेज सेकंड लॉ। आई होप दोनों लॉज आपको समझ में आए होंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट सीखना हमने बेटा कि करोजन क्या होता है, करोजन का डेफिनेशन सीखना है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है और इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए बेटा पहली टर्म है कि करोजन क्या होता है। करोजन क्या होता है बेटा? करोजन याद रखेंगे आप बेटा, करोजन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो डिकम्पोजिशन, पढ़ा आपने बेटा, प्रोसेस ऑफ स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ अ मेटल, decomposition of a metal in presence of moisture, in presence of moisture। हम क्या बोल रहे हैं? करोजन क्या होता है? करोजन में एक मेटल जो होता है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, वाटर वेपर्स तो डेफिनेटली होंगे, तो वो क्या करेगा, जो मेटल होता है वो किसके कांटेक्ट में आता है? एयर के कांटेक्ट में आता है, उसमें जो गैसेस ऐसे प्रेजेंट होते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, मेटल की सरफेस पे केमिकल रिएक्शन होता है और वहां पे जो मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडाइज होकर जो मेटल होता है वो डिग्रेड हो जाता है। तो वही आपने लिखा बेटा, प्रोसेस ऑफ स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ अ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इसको नाम क्या कहते हैं बेटा? इसको नाम कहते हैं बेटा करोजन। और इसमें एक टर्म आता है जिसको रस्टिंग कहते हैं, आई होप आपको रस्टिंग याद होगा बेटा। रस्टिंग किसको बोलते हैं बेटा? रस्टिंग कहते हैं करोजन ऑफ आयरन। अगर करोजन ऑफ आयरन होगा उसको हम क्या नाम बोलते हैं? करोजन ऑफ आयरन, दैट्स कॉल्ड रस्टिंग, इसको कहते हैं रस्टिंग। अगर आप इसका रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन क्या होगा बेटा इसका? आयरन लेंगे आप, आयरन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मैं लिखूंगा x टाइम्स वाटर। तो जब ये मॉइस्चर के साथ कंबाइन होगा यहां पे बनेगा बेटा Fe2O3 और बनेगा बेटा x टाइम्स वाटर, Fe2O3।
आयरन किसके कांटेक्ट में आ गया, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, ऑक्सीजन एयर में, वाटर वेपर भी एयर में, इसके कांटेक्ट में आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, इस कंपाउंड को हम नाम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको नाम कहते हैं बेटा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको नाम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसी को नाम कहते हैं बेटा रस्ट। और इसका जो कलर होता है ये ब्राउन भी होता है, एक तो ब्राउन होता है और सॉफ्ट भी होता है, ब्राउन एंड सॉफ्ट, याद रखना बेटा दोनों चीजें, ब्राउन एंड सॉफ्ट। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो उसको ट्वाइस कर दो, तो 4 टाइम्स कर दो, इसको 3 टाइम्स कर दो बेटा, तो ये बनेगा इसका फॉर्मूला, ये बनेगा इसका बेटा रिएक्शन, जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन आप दिखा सकते हैं। तो करोजन आपको समझ में आएगा, करोजन का मतलब क्या है, करोजन का मतलब है जब कोई मेटल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, उसमें जो गैसेस होंगे वो मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल का ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन उसमें जो मेटल होगा वो खत्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, वो डिकम्पोज होकर वो नया प्रोडक्ट बना लेगा। तो प्रोसेस ऑफ स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड करोजन। इसमें एक एग्जांपल हमने लिया बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो होगा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो बनेगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब आयरन का ऑक्सीडेशन देखिए, आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहाँ पे देखिए बेटा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। तो आयरन कहां से कहां जा रहा है, आयरन जा रहा है फ्रॉम 0 टू +3, तो आयरन का हो गया ऑक्सीडेशन। अब देखिए उसके बाद क्या, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए वो है बेटा -2। अब देखिए कहां जा रहा है, 0 से -2, तो आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन भी होगा। रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन भी होता है। तो क्या ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनन नहीं है, बिल्कुल ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनन है, इसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल वैसे रिडॉक्स रिएक्शन होगा जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। इसमें ये वाला जो आयरन होगा इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें ऑक्सीजन होगा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, एक एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा करोजन में। अब देखिए बेटा क्या है दूसरी बात, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो करोजन को क्या करते हैं बेटा, करोजन को मतलब करोजन का रेट बढ़ाते हैं, फैक्टर्स व्हिच प्रमोट करोजन, फैक्टर्स व्हिच प्रमोट करोजन, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं किसको बेटा, करोजन को प्रमोट करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो करोजन को प्रमोट करते हैं। अब देखिए बेटा पहला ही फैक्टर है नंबर 1, वो याद रखेंगे बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जो मेटल का करोजन हो रहा है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। देखो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कैसे, जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका करोजन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। अब कौन मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो डिपेंड करेगा उसके एसआरपी वैल्यू पे, जितना उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा, एसआरपी जितना कम होगा उतना मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा, उतना करोजन ज्यादा। तो क्या लेंगे, लेसर द एसआरपी, लेसर द एसआरपी, lesser the SRP, जितना SRP मेटल का कम होगा higher is the rate of corrosion, higher is the rate of corrosion, higher is the rate of corrosion। जितना SRP कम होगा बेटा मेटल का उतना ही उसका जो रेट ऑफ करोजन होगा वो क्या होगा, ज्यादा। तो लेस SRP मींस रेट ऑफ करोजन ज्यादा होना, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इफेक्ट करेगा नंबर 1। नंबर 2, presence of carbon dioxide in air, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एयर में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, प्रेजेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर वो क्या करेगा, इंक्रीजेस रेट ऑफ करोजन, वो इंक्रीज करेगा रेट ऑफ करोजन, इंक्रीजेस रेट ऑफ करोजन, वो रेट ऑफ करोजन को बढ़ा लेगा। रेट ऑफ करोजन कैसे बढ़ाएगा, एक्चुअल में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा वो वाटर में डिसॉल्व होगा, जब वाटर में डिसॉल्व होगा, वाटर में डिसॉल्व होने की वजह से वहां पे एक एसिड बनेगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होगा, वो डिसोशिएट होगा, वहां से H+ आएगा, H+ जितना मेटल की सरफेस पे ज्यादा आएगा उतना क्या होगा, उतना ही रेट ऑफ करोजन भी बढ़ेगा। एसिड्स के प्रेजेंस में रेट ऑफ करोजन बहुत ज्यादा होता है तो करोजन का रेट बढ़ेगा। ये तो हो गए 2 पॉइंट्स। नंबर 3 देखो बेटा, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, presence of impurities increase rate of corrosion। अगर impurities present होंगे वो क्या करेंगे, increases rate of corrosion, increases rate of corrosion। तो rate of corrosion बढ़ेगा अगर क्या present होंगे, impurities। नंबर 4 याद रखेंगे बेटा, presence of electrolytes, presence of electrolytes, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स मींस जैसे पानी में साल्ट आपने डिसॉल्व किया तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा तो रेट ऑफ करोजन क्या होगा, वो ज्यादा होगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज रेट ऑफ करोजन, वो आप बेटा चीजें याद रखेंगे। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा वो रेट ऑफ
रेट ऑफ करोजन जो होगा वो इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई जो सी वाटर होता है वो तो साल्टी वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है। सॉल्ट वाटर में रेट ऑफ करोजन क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि उसमें डिसॉल्व्ड साल्ट्स है। डिसॉल्व्ड साल्ट क्या करेगा, वो जल्दी बनाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, वो मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बना लेता है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बनाने से क्या होगा, जो रेट ऑफ करोजन होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीजें याद रखेंगे बेटा। ये क्या करते हैं, ये चीजें जो होती हैं ये करोजन के रेट को क्या करते हैं बेटा, करोजन के रेट को ये बेटा इंक्रीज करते हैं। तो कौन से बेटा चीजें जो होती हैं वो करोजन की रेट को बढ़ाते हैं, एक तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये याद रखेंगे। अब प्रिवेंशन ऑफ करोजन हम कैसे करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करोजन, प्रिवेंशन ऑफ करोजन भी आप याद रखेंगे बेटा। प्रिवेंशन ऑफ करोजन, प्रिवेंशन ऑफ करोजन कैसे करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। हाँ, पहली बात तो आपने बिल्कुल सही सोच ली कि पहला जो तरीका है उसको हम नाम कहते हैं बेटा बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो आयरन मेटल होगा या कोई दूसरा मेटल जिसको आपको करोजन से बचाना है, लेट्स अज्यूम कि ये एक मेटल है, लेट्स अज्यूम कि दिस इज सम मेटल, ये आपने मेटल लिया है जिसको आपको करोजन से बचाना है। आपको क्या करना है बेटा, इस मेटल को बाहर वाले एयर के साथ कांटेक्ट में आने नहीं देना है। कौन सा एयर बेटा, मॉइस्ट एयर। आप चाहते हैं कि ये मेटल जो ना, इसका जो सरफेस है, मेटल का जो सरफेस है वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आए। तो जो मेटल की सरफेस है ना उस पे कुछ लगा दो, कोई ऐसा मटेरियल जो क्या करेगा, मॉइस्ट एयर को मेटल के कांटेक्ट में आने नहीं देगा। तो वैसा कुछ कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना, बीच में एक बैरियर क्रिएट करेंगे, दैट्स कॉल्ड बैरियर प्रोटेक्शन। तो ये बैरियर प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बाय पेंटिंग। पहला सबसे आसान तरीका, पेंटिंग कर लेंगे। उसके बाद आपने सुना है दूसरा नाम बेटा ऑयलिंग, ऑयलिंग कर लेंगे, ठीक है। उस पहले पेंट कर लिया किसी मेटल पे, ऑयलिंग कर दी, ऑयल की सरफेस चढ़ा दी उस पे, या तो ग्रीसिंग भी कर सकते हैं, ग्रीस ले ली और वो भी चढ़ा दी, ग्रीसिंग कर दी, ठीक है ना, यहां तक ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर हम करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करेंगे, एक मेटल लेंगे, एक मेटल लिया आपने, मेटल लिया फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन को बचाना है रस्टिंग से, ऊपर जिंक का एक लेयर लगा दिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाया, उसमें जिंक, उसमें निकल हमने डिपॉजिट करवाया, निकल का एक थिन फिल्म डिपॉजिट करवा लिया बाय इलेक्ट्रिक करंट मेथड्स, तो उससे करवा दिया। तो तब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा ना वो भी क्या करेगा, वो मेटल को बचाएगा। लेकिन उस प्रोटेक्शन को हम कौन सा प्रोटेक्शन बोलते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन। ये तब तक ही मेटल को बचाते हैं जब तक वो लेयर ऊपर रहेगा। जैसे वो लेयर कहीं पे भी फट गया ना तो करोजन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। ये तो पहली चीज है बैरियर प्रोटेक्शन। नंबर सेकंड होता है, उसको हम नाम बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन हम उसको नाम बोलेंगे। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है, सैक्रिफाइस का मतलब क्या बेटा, कुर्बानी देना। तो कुर्बानी देने का मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, जिस मेटल को आपको बचाना है, जिस मेटल को आपको बचाना है, उस मेटल की सरफेस के ऊपर आपको एक मोर रिएक्टिव मेटल का एक लेयर लगाना है, मोर रिएक्टिव मेटल का। जैसे आयरन को बचाना है, ऊपर लगा देंगे जिंक, आयरन को बचाना है, ऊपर लगाएंगे जिंक का लेयर। तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है और जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है। बाय कोटिंग अ मोर रिएक्टिव मेटल, बाय कोटिंग अ थिन फिल्म ऑफ a thin film, by depositing a thin film of a more reactive metal, by depositing a thin film, by depositing ही लिखूंगा बेटा than coating, by depositing a thin film of a more reactive metal over the surface of metal, जिस मेटल को आपको बचा है ना उसके सरफेस पे लगा दो एक thin film of a more reactive metal। फॉर एग्जांपल इसमें एक अच्छा सा एग्जांपल है गैल्वेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं जिंक फिल्म ऑन आयरन। अगर आप थिन फिल्म ऑफ जिंक आयरन पे डिपॉजिट करोगे, इस प्रोसेस को ही तो आप नाम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसको नाम कहते हैं हम ना आपको बेटा गैल्वेनाइजेशन। अब इससे क्या होगा, आयरन का जो खुद का एसआरपी है वो है -0.44 वोल्ट, और अगर आप जिंक का एसआरपी देखेंगे वो है -0.76। जिसका जितना एसआरपी कम उतना ज्यादा रिएक्टिव। जिंक का -0.76, आयरन का कितना एसआरपी है, हाँ -0.44। तो कम एसआरपी किसका, जिंक का। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो अगर आप इस मेटल की सरफेस पे ऊपर से जिंक का एक लेयर लगाएंगे तो जब तक है जिंक तब तक बचेगा आयरन। जैसे जिंक हो गया खत्म, आयरन क्या करेगा, वो करोजन स्टार्ट करेगा। तो इसमें ऊपर लगा है बेटा जिंक, ऊपर क्या लगा है जिंक, और अंदर से क्या है इसको बेटा, अंदर से इसको आयरन, अंदर से बेटा इसको आयरन। अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट कराओगे मॉइस्ट एयर के साथ,
किसके साथ कराओगे? मॉइस्ट एयर के साथ। मॉइस्ट एयर क्या करेगा? वो जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन वो आयरन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो जिंक उसको इलेक्ट्रॉन देगा, ना कि आयरन इलेक्ट्रॉन देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। कोई किसी के लिए कुर्बान हो रहा है, दैट्स कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जैसे लैला मजनू के लिए कुर्बान हो गई, आप भी किसी के लिए हो गए होंगे। तो लाइकवाइज यहाँ पे कौन कुर्बान हो रहा है? जिंक हो रहा है, आयरन के बदले कुर्बानी दे रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटेक्शन होगा बेटा? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। उसके बाद सुनिए बेटा तीसरा प्रोटेक्शन में, तीसरा होता है बेटा दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। नंबर 3 टाइप प्रोटेक्शन जो होता है उसको हम नाम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन उसको नाम कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कब हम यूज करते हैं बेटा? देखो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कब यूज करना है, जैसे हमारे घर में पाइप्स लगे होते हैं जिनमें पानी कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, या पानी उनमें रुक रहा है या फ्लो कर रहा है। तो अगर उनमें पानी कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है तो उनको हम कैसे बचाएंगे रस्टिंग से? तब हम क्या करते हैं, वो जो पाइप्स होते हैं बेटा, लेट्स अज्यूम कि ये पाइप है, फॉर एग्जांपल दिस इज द पाइप, ये पाइप है, ये पाइप यहां से जा रहा है बेटा, इसमें पानी कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। अभी हमारे घर में लगा है, दीवार के अंदर फंसी हुई है पाइप। आपको क्या करना है, ये जो पाइप है, लेट्स अज्यूम कि ये पाइप बना है बेटा आयरन का। अगर ये आयरन का बना, आपको इसको बचाना है रस्टिंग से। तो कैसे बचाओगे? आप इस आयरन पाइप को इसके अराउंड ना एक वायर लाओगे, ऐसे वायर, इसको कनेक्ट किया एक मोर रिएक्टिव मेटल के साथ। लेट्स अज्यूम कि वो मोर रिएक्टिव मेटल है बेटा मैग्नीशियम। तो आयरन जो पाइप है ना, उसको आपने कनेक्ट किया एक मोर रिएक्टिव मेटल के साथ जो कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एसआरपी वैल्यू कम होता है एज कंपेयर टू आयरन। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तब ऐसी प्रोटेक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इस मेथड में हम क्या करते हैं? इन दिस मेथड मोर रिएक्टिव मेटल इज कनेक्टेड थ्रू वायर्स to a less reactive metal, sorry, the metal to be protected from corrosion is connected to a more reactive metal with the help of wires. तो वायर्स की वजह से उसको कनेक्ट करेंगे, तब वो भी उससे बचेगा, corrosion से बचेगा। ये हो गए बेटा 3 मेथड्स। नंबर 4 मेथड भी आप याद रखेंगे। नंबर 4 मेथड होता है नंबर 4 यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस भी यूज हम कर सकते हैं। यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखो बेटा क्या करना है, इसके लिए आपको मेटल लेना है, मेटल को किसी कंपाउंड, कोई केमिकल कंपाउंड, उसका सॉल्यूशन आपको बनाना है। अल्कलाइन फॉस्फेट से अल्कलाइन जो क्रोमेट्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस लेने हैं, उनके सॉल्यूशन में डुबा दिया। मान लो ये मेटल है, ये मेरे हाथ में एक कंटेनर है जिसमें वो सॉल्यूशन लिया है, ये मेटल है, इसको करोजन से बचाना है, तो मैं इसको डालूंगा उसमें। जैसे ही डालूंगा उसके बाद निकालूंगा, इसके ऊपर एक हार्ड लेयर बनेगा, एक एडरेंट लेयर बनेगा इसके ऊपर। जो लेयर क्या होगा? थिन लेयर बनेगा। वो क्या करेगा? वो मॉइस्ट एयर को इसके साथ कांटेक्ट में आने नहीं देगा। उसी को हम नाम बोलते हैं बेटा एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। तो क्या हम यूज करते हैं इसमें? अल्कलाइन क्रोमेट्स और फॉस्फेट्स सॉल्यूशंस, और फॉस्फेट सॉल्यूशंस। इसी में क्या करते हैं हम? बाय यूज ऑफ, याद रखना बेटा, यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, अल्कलाइन क्रोमेट्स और फॉस्फेट सॉल्यूशंस, जिससे हम मेटल को क्या कर सकते हैं? कोरोजन से बचा सकते हैं। तो बेटा ये हो गया अबाउट किसके बारे में? ये था बेटा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जिसके सारे डिटेल्स हमने कवर कर लिए हैं। तो इसके अलावा हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं, हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। चले बेटा, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।